आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कैसे आरव ने चारों शिकारी भाइयों के बीच झगड़ा करवाया, फिर बाद में उसने तीसरे भाई और बॉस पिंगू को खुद ही मार डाला। बाद में गौतमी ने आरव के ऊपर अपना गुस्सा निकालने आई, लेकिन आरव ब्यूटी पिल का बहाना बना के उसको मना लिया। अब आगे अंतहीन जंगल के एक स्थान में कोई कहा, हाँ, युवा गुरु। वास्तव में ये तीनों लोग अनुभवी थे। वे ये भी जानते थे कि युवक के निर्देश के बिना क्या करना है। थोड़ी देर में वो शेर जैसा राक्षसी जानवर जमीन पर गिर पड़ा। चारों लोगों ने राहत की लंबी सांस ली। जब राक्षसी जानवर मर गया तो चारों जमीन पर गिर पड़े और लगातार हांफते रहे। उन सभी को चोटें आई जो हल्की नहीं थी। लानत है, इस राक्षसी जानवर की वजह से देरी हो रही है। हम आरव से और दूर होते जा रहे हैं। युवक ने घृणा में दांत पीसते हुए एक दवा की गोली निकल ली। ये युवक वास्तव में रोहित झा था, जो अनंत परीक्षण के दौरान आरव को मारने की योजना बना रहा था, जबकि अन्य 300 परिवार के अनुचर चांग तिकड़ी भाई थे। जब वे जंगल में घुसे थे तब वहां बहुत से लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आरव पर हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि आरव और गौतमी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे वास्तव में उन्हें पकड़ने में असमर्थ थे। ऐसा नहीं था कि उनकी गति धीमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि रास्ते में राक्षसी जानवर लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। अभी अभी आया राक्षसी जानवर अब तक का सबसे शक्तिशाली जानवर था। सिर्फ देरी की वजह से उन्हें पूरे 2 घंटे का नुकसान हुआ। चिंता मत करो यंग मास्टर, मेरा जादुई छाया बग इस पूरे समय उनका पीछा कर रहा था। हम अंततः उन्हें पकड़ लेंगे। एक चांद भाई, जिसका नाम सिमन चांद था, उसने कहा। रोहित चांद भाइयों की ट्रैकिंग क्षमताओं से वाकिफ था। बस वो बहुत परेशान महसूस कर रहा था। मैं बस सोच रहा था कि राक्षसी जानवर हम पर तभी हमला क्यों करते हैं जब आरव भी यहां से गुजरते हैं। शायद ये इसलिए भी है क्योंकि हम बदकिस्मत हैं, सिमन चांद ने अनिश्चितता से कहा। चांगवन के समृद्ध अनुभव के बावजूद वो कोई कारण नहीं सोच पाया। किस्मत? क्या उनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है? हमने यहां तक का पूरा रास्ता ट्रैक किया और वे जिन जगहों से गुजरे वहां लड़ाई के कोई निशान नहीं दिखे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि हम 1 दर्जन से ज्यादा छोटी बड़ी लड़ाइयों से गुजरे हैं। रोहित जितना ज्यादा कहता गया वो उतना ही क्रोधित होता गया। अंत में एक मुक्का जमीन पर जोर से लगा और धूल उड़ गई। वाकई बहुत भयावह। जिस रास्ते पर वे दोनों चल रहे थे वो मूल रूप से एक सीधी रेखा थी, जैसे कि वे सीधे किसी जगह की ओर भाग रहे हों। लेकिन अंतहीन जंगल में किसी ने कभी इस तरह से यात्रा करने की हिम्मत नहीं की थी। रास्ते में बहुत सारे उच्च श्रेणी के टियर तो राक्षसी जानवरों के इलाके हैं। अगर वे गलती से उन्हें चौंका देते हैं तो वे मरते नहीं तो भी अपनी त्वचा की एक परत खो देंगे। सिमन चांद भी बहुत उदास महसूस कर रहा था। ये सही है, मुझे मत बताओ कि वे राक्षसी जानवर सभी अंधे और बहरे हैं और उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते। इस दर पर हम उन्हें खोजने से पहले ही इन राक्षसी जानवरों से थककर मर जाएंगे, रोहित ने तीव्र घृणा के साथ कहा। शुरू में उसने सोचा कि अंतहीन जंगल में आरव को मारना बहुत आसान काम है। उसने नहीं सोचा था कि अब ये मुसीबतों से भरा होगा। वे जितने अंदर गए, राक्षसी जानवर उतने ही मजबूत होते गए। इस तरह सीधी रेखा में आगे बढ़ना निश्चित रूप से सवाल से बाहर था। उन्हें उन शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के क्षेत्रों से बचना चाहिए और चक्करदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस तरह वे आरव और साथियों को कब पा सकते थे? आने से पहले प्रकाश झा ने उसे पहले ही बता दिया था
कि अंतहीन जंगल आरव को खत्म करने का सबसे अच्छा और साथ ही आखिरी मौका था। अगर आरव अंतहीन जंगल से बाहर निकल गया तो झा परिवार कभी न खत्म होने वाली परेशानियों का स्वागत करेगा। सिमन चांद को भी एहसास हुआ कि अब मामला काफी मुश्किल था। इस बार बाहर आने से पहले परिवार के मुखिया ने पहले ही मौत का आदेश जारी कर दिया था। उन्हें आरव को मारना होगा। अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो अपने सिर वापस ले जाओ। परिवार के मुखिया ने पहले कभी ऐसा आदेश नहीं दिया था। कोई भी देख सकता था कि आरव का झा परिवार के लिए कितना बड़ा खतरा था। सिमन चांद ने गहरी सांस ली और अपने स्टोरेज रिंग से एक अंतहीन जंगल का नक्शा निकाला। इसे खोलकर उसने रोहित के सामने रख दिया। युवा मास्टर, इस तरह से आगे बढ़ना वाकई असंभव है। चूंकि वे एक निश्चित स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्यों न हम उस स्थान को ढूंढ लें और फिर वहां घात लगा लें? सिमन चांद ने सुझाव दिया। यह सुनकर रोहित तुरंत शांत हो गया। उसने सिर हिलाया और कहा, आपने जो कहा वो सही है, अपना विचार रखें। सिमन चांद ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और नक्शे पर इशारा किया। यहां देखिए युवा मास्टर, जब से वे अंतहीन जंगल में आए हैं, वे एक पल के लिए भी नहीं रुके, क्योंकि वे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इस सीधी रेखा के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी ताकत के साथ कहीं बहुत गहराई में जाना असंभव है। ये 1000 मील के क्षेत्र में होना चाहिए। फिर इस 1000 मील के अंदर वो स्थान कहाँ है जहां वे सबसे अधिक जाने की संभावना रखते हैं? अंतहीन शिखर, रोहित ने अचानक कहा। सिमन चांद की उंगली प्रवेश द्वार से शुरू हुई और उत्तर पश्चिम दिशा में 1000 मील तक फैली रही। वो स्थान प्रभावशाली रूप से अंतहीन शिखर को चिन्हित करता था। क्या आरव पागल है? वास्तव में वह अंतहीन शिखर जैसी खतरनाक जगह पर जा रहा है, रोहित ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सिमन चांद ने अपना सिर हिलाया और कहा, सामान्य ज्ञान के आधार पर आरव को अंतहीन शिखर पर जाना स्वाभाविक रूप से हमें कुछ भी कार्रवाई करने से बचा रहा है, क्योंकि वहां इतना खतरा है कि वह ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस आरव के तरीकों का अनुमान लगाना वास्तव में कठिन है। अन्य चीजों को अनदेखा करना, केवल इस आधार पर कि वो रास्ते में इन उच्च श्रेणी के राक्षसी बीस्ट को डराने में सक्षम नहीं है, पहले से ही एक अविश्वसनीय क्षमता है। और मेरे अनुमान के अनुसार यह बहुत संभावना है कि वो अपनी उस छोटी नौकरानी के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खोजने के लिए अंतहीन शिखर जा रहा है। सिमन चांद के विश्लेषण ने चीजों को गहराई से पकड़ा, व्यावहारिक रूप से सच्चाई के समान ही। चूंकि वे गिरोह बनाकर आरव को मारने आए थे, इसलिए सिमन चांद ने स्वाभाविक रूप से पर्याप्त होमवर्क किया था। वह आरव को बहुत अच्छी तरह से समझा, यहां तक कि नंदिनी जैसी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया गया। रोहित को जबरदस्ती झटका लगा और वो सिमन चांद पर आश्चर्यचकित नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। उसे पूरी तरह से नई रोशनी में देख रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिता ने उसे आरव की घेराबंदी करने के लिए भेजा। इस आदमी को कम करके नहीं आंका जा सकता था। बहुत स्पष्ट रूप से सिमन चांद के विश्लेषण में मूल रूप से कोई दोष नहीं था। यह सबसे तार्किक व्याख्या भी थी। शुरू में रोहित अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि आरव इस असीम परीक्षण में भाग लेगा या नहीं। अंत में उसकी चिंता निरर्थक साबित हुई। आरव इतना मूर्ख नहीं था कि वो ये सोचे कि वो उसे छोड़ सकता है, लेकिन वो फिर भी आया। इसका मतलब था कि उसके पास आने का एक कारण था, चाहे कुछ भी हो, और ये कारण बिल्कुल नंदिनी था। तो फिर अब हम क्या करें सिमन चांद? रोहित ने वास्तव में सिमन चांद की राय मांगी। सिमन चांद भी हैरान लग रहा था। वो इस यंग लॉर्ड को थोड़ा बहुत समझता था। रोहित में एक तरह का अहंकार था और वो आमतौर पर झा परिवार के अनुचरों को उनके जैसे ही नीची नजर से देखता था। लेकिन आज उसने वास्तव में उसकी राय मांगी। ऐसा लग रहा था कि इस समय के दौरान रोहित काफी परिपक्व हो गया है। केवल ये वाला रोहित ही झा परिवार का उत्तराधिकारी बनने के योग्य था। सिमन चांद ने अब संकोच नहीं किया और अपने विचार व्यक्त किए। चाहे वे अनंत शिखर में गए हो या नहीं, निश्चित रूप से एक गंतव्य है, और मुझे डर है कि उनके लिए उस औषधीय जड़ी बूटी को पाना इतना आसान नहीं होगा। हमें बस उस दिशा के अनुसार पीछा करना है जिस ओर जादुई छाया बग इशारा कर रहा है, और पहले से ही घात लगाकर हमला करना है। मुझे लगता है कि वो वैसे भी बच नहीं पाएगा।
चलो इस दिशा की ओर बढ़ते रहें और बाद में कुछ शक्तिशाली राक्षसी बीस्ट क्षेत्रों से बचते रहें। इस तरह अगर हम थोड़ा भी रास्ता बदल लें तो भी ज्यादा से ज्यादा आधे दिन का समय लगेगा। हम निश्चित रूप से इसे पूरा कर सकते हैं। रोहित ने कुछ देर तक सोचा और महसूस किया कि सिमन चांद ने जो कहा वो सही था। शुरू में वे आरव के लक्ष्य से अनजान थे, इसलिए वे बस अंधाधुंध पीछा करते रहे। अंत में राक्षसी बीस्ट द्वारा बाधित होने से समय की देरी बढ़ गई। चूंकि अब उनके पास दिशा है, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से उनके भागने का डर नहीं है। शक्तिशाली राक्षसी बीस्ट के क्षेत्रों के चारों ओर चक्कर लगाना थोड़ा तेज भी हो सकता है। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। पहले थोड़ा आराम करें और फिर चलें, रोहित ने निर्देश दिया। आरव ने गौतमी के साथ मामला सुलझा लिया था। दोनों ने एक एक श्वास नियंत्रण पिल निगल लिया और अनंत शिखर की ओर दौड़ पड़े। आरव, क्या वे चारों लोग तुम्हारे द्वारा मारे गए थे? तुम वास्तव में पहले से ही इतने शक्तिशाली हो। गौतमी अभी भी आरव की शक्ति से काफी चकित थी। वे 4 आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार थे और वे सभी वास्तव में आरव के हाथों मारे गए। आरव ने हंसते हुए कहा, मेरे पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती है? मैंने बस कुछ छोटी छोटी तरकीबें अपनाई और उन्हें कुछ समय के लिए एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दिया, इसलिए परिणाम ऐसे थे। अब गौतमी को राहत महसूस हुई। तो यही मामला है। मुझे डर लग रहा है। अगर तुम उन 4 लोगों को अकेले मार सकते हो तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास पहले से ही मार्शल रोल के शीर्ष 30 में रैंक करने की ताकत है? शुरू में सभी ने आरव को मार्शल रोल पर लगभग 50 रैंक दी थी। इस ताकत के लिए कई साधारण द्वितीय स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकारों को हराना कोई मुश्किल काम नहीं था। गौतमी को पता था कि राक्षसी बीस्ट शिकारियों की ताकत औसत मार्शल कलाकार से ज्यादा थी। इसके अलावा उनमें एक तृतीय स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार भी था। आरव उन चारों को वहां रोके रखने में सक्षम था। 20 और स्थान ऊपर उठना कोई बड़ी बात नहीं थी। आरव सिर्फ 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में है। 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में होने के कारण उसके पास मार्शल रोल में शीर्ष 30 की ताकत पहले से ही है। जब वो आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंचेगा तो ये कितना भयानक होगा। गौतमी को लगा कि ये सब सोचना ही अकल्पनीय है। सौभाग्य से आरव ने उसके अनुमान को नकार दिया, अन्यथा गौतमी को वास्तव में लगता कि इतने सालों की मेहनत बेकार चली गई। तुम सच में बहुत चालाक हो। कई दिग्गजों को तुमने पूरी तरह से धोखा दिया है। गौतमी को आश्वस्त होने के बाद वो आरव का उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाई। आरव ने हंसते हुए कहा, अगर मैं कुछ चाले नहीं चलता तो क्या मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाता? अन्यथा शिक्षक अनुपमा सीनियर अप्रेंटिस बहन को बुलाकर मेरी रक्षा नहीं करती। विचार करने के बाद गौतमी ने भी यही सोचा, लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकला। मुझे ये मत कहो, तुम्हारा जीवन नरक की तरह दृढ़ है। तुम 9 हेवन रोड को चुनौती देते हुए भी नहीं मरे। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी तुम्हें अपने अंदर लेने की जहमत नहीं उठा सकता। आरव हंसा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। गौतमी ने जो कहा वो सच था। आरव ने 9 हेवन रोड को दिल पर नहीं लिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कभी नहीं मरा था। वो स्पष्ट रूप से दिव्य क्षेत्र में पहले से ही एक बार मर चुका था, लेकिन अब वो यहां बिल्कुल ठीक खड़ा था। आरव को लगा कि अभी इसके बारे में सोचना एक सपने जैसा था। लगभग आधे दिन के बाद आरव और गौतमी आखिरकार अंतहीन शिखर पर पहुंचे। ये जगह बेहद खतरनाक थी। लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर के अलावा अंतहीन जंगल के आसपास काफी शक्तिशाली राक्षसी जानवर भी थे। राक्षसी जानवरों के शिकारियों ने कभी भी अंतहीन जंगल जैसे स्तर की जगह पर पूरी तरह से पैर रखने की हिम्मत नहीं की थी। यहां तक कि क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी इस जगह पर सावधानी से चलते थे। अगर वे लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर से घिरे होते तो नतीजा ये होता कि उन पर हमला किया जाता और उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। दोनों ने छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी और चुपके से स्थिति का निरीक्षण किया। अगर वे नहीं देखते तो भी ठीक था, लेकिन एक नजर देने पर गौतमी घबरा गई। हालांकि जंगल बहुत घना था, लेकिन सफेद लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर का आना जाना बहुत ही भयावह लग रहा था। वे 2-3 के समूह में घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे गश्त कर रहे हों।
ये लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर इकट्ठे हुए और टीमें बनाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि वे पहाड़ पर गश्त कर रहे हैं? गौतमी ने आरव को कुछ आश्चर्यचकित होकर देखा, क्योंकि उसने अपनी आवाज प्रसारित की। पत्थरीला बंदरों की जाति में बहुत अधिक बुद्धिमत्ता होती है। क्षेत्र के प्रति उनकी जागरूकता पहले से ही अन्य राक्षसी जानवरों की तुलना में अधिक मजबूत है और उनका पदानुक्रम बहुत सख्त है, अर्थात बंदर सैनिक, बंदर सेनापति और बंदर राजा। पत्थरीला बंदर सामाजिक समूह में रहते हैं और दूसरों को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कोई अतिक्रमणकारी है, वे इकट्ठा हो जाते हैं और हमला कर देते हैं, आरव ने समझाया। आरव का स्पष्टीकरण सुनकर गौतमी ने हैरानी से पूछा, कोई रास्ता नहीं? चूंकि आप लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर की आदतों से बहुत परिचित हैं, तो क्या आप अंतहीन शिखर में आकर मौत को दावत नहीं दे रहे हैं? आरव का अर्थ सुनकर लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर में बहुत मजबूत विशिष्टता और आक्रामकता थी। एक बार जब उनका पता चल गया तो उनमें से दो गंभीर खतरे में होंगे। तथाकथित बंदर सैनिक, बंदर सेनापति और लंबे हाथ वाला पथरीला बंदरों के बंदर राजा क्रमशः टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के अनुरूप थे। बंदर सेनापति और बंदर राजा के बारे में भूल जाओ, सिर्फ हजारों बंदर सैनिक ही उन्हें दौड़ाकर डुबा सकते थे। आरव ने गौतमी की तरफ देखा और बहुत असहाय होकर हंसा। आरव की हंसी को उपहास से भरा हुआ देखकर गौतमी फिर से क्रोधित हो गई। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? आरव ने उसके सिर की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मानव जाति शक्तिशाली क्यों है? इसलिए नहीं कि हम राक्षस जाति से ज्यादा तेजी से साधना करते हैं, और नहीं इसलिए कि हमारा शरीर राक्षस जाति से बेहतर है, बल्कि इसलिए कि हमारी बुद्धि राक्षस जाति से कहीं ज्यादा ऊंची है। इसलिए काम करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सिर्फ बेतहाशा भागने या हमला करने के बारे में मत सोचो। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास एक योजना है? गौतमी ने कहा। है, रुको, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं राक्षस जानवरों से भी ज्यादा मूर्ख हूं? गौतमी ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका गुस्सा बढ़ गया। हालांकि इस बार उसने अपना सबक सीखा और कोई आवाज नहीं की, बल्कि आवाज संचारण के साथ बोली। बस इतना ही कि उसके चेहरे पर भाव धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडे होते गए। आरव ने आह भरी और कहा, मैं कहता हूं, सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, क्या तुम इतनी संवेदनशील नहीं हो सकती? ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें बस पलटकर मुझे डांटना था। क्यों? अपने आप पर गर्व मत करो, अभी समय नहीं है। देखो मैं वापस जाने के बाद तुमसे कैसे हिसाब चुकता करता हूं। गौतमी ने ठंडी सांस ली। गौतमी लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर से भरे पहाड़ का सामना करते हुए गर्वित सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर गौतमी ने आखिरकार चीजों को तौलना और आसानी से अपना आपा नहीं खोना सीखा। केवल एक ही उड़ने वाला भालू था, इसलिए वो उसे अभी भी फुसला सकती थी। अगर वे बंदरों को डरा देते तो जोड़ी को भागने का मौका भी नहीं मिलता। हा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन आटरीकार समझ गए। इस महान कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरव हंसते हुए और एक बार गौतमी को छेड़ा। बहुत हो गई बकवास। आपके पास अंदर जाने का कौन सा तरीका है? जल्दी से बताओ। गौतमी ने गुस्से में कहा और झल्ला कर कहा, शायद हम दोनों को रेंगते हुए जाना होगा। आरव ने कहा, बेवकूफ, क्या तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है? इतने सारे पत्थर के बंदर हैं, हम कैसे ऐसे ही रेंगते हुए अंदर जाएंगे? गौतमी ने आरव को ऐसे देखा जैसे वो किसी मूर्ख को देख रही हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, कृपया अपने आप से दूसरों को मत मापो, ठीक है? मैंने अभी कहा था, तुम्हें कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आरव ने फिर से भावुक आह भरी। तुम? गौतमी की भौहें खड़ी थी। इस आदमी ने वास्तव में उसका मजाक उड़ाया, ठीक है, तुम निर्दयी हो। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि औरतें बहुत अच्छी तरह से द्वेष रखती हैं? हम इस बार एक एक करके सभी बातें रिकॉर्ड करेंगे और वापस आने के बाद सबका मिलान करेंगे। लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उनकी एक कमजोरी है, वो ये कि उनके पास रात में देखने की लगभग शून्य क्षमता है और हमारे पास श्वास नियंत्रण पिल है। वे हमारी गंध का पता नहीं लगा सकते, इसलिए बस अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करें और हम बस अंदर घुस जाएंगे। आरव ने समझाया,
ये भी काम करेगा? गौतमी को आरव ने पूरी तरह हरा दिया। इस बंदे को इतना कैसे पता चला? किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस जगह के पास आ सके। यहां तक कि क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने भी लंबे समय तक यहां रुकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर बानर की आदतों को समझ लिया। ये काम क्यों नहीं कर सकता? आरव ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। लेकिन लेकिन क्या आपने ये नहीं कहा कि श्वास नियंत्रण पिल केवल तीसरे स्तर से नीचे के डेमोनिक बिस्ट के लिए प्रभावी है? अगर हम बंदर राजा से टकरा जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? गौतमी ने पूछा। मैंने बहुत पहले ही पता लगा लिया था कि प्राचीन जंगल के 1000 मील के दायरे में सबसे ऊंचा केवल टियर 3 डेमोनिक बीस्ट है। असली शिखर अभी भी 1000 मील के दायरे में है। एक पहाड़ में 2 बाघ नहीं हो सकते। इसलिए इस स्थान पर अधिक से अधिक 3 बंदर राजा है। इतना बड़ा देसी शिखर बंदर राजा का सामना करने के लिए हम कितने भाग्यशाली हैं। अब जब आरव ने ऐसा कहा, गौतमी को लगा कि वास्तव में वहां कोई ज्यादा खतरा नहीं है। इतनी खतरनाक दिखने वाली जगह वास्तव में आरव के लिए समतल जमीन पर चलने जितना आसान थी। बेशक ये आरव के लिए समतल जमीन पर चलने जैसा ही था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसे ये नहीं पता होता कि श्वास नियंत्रण पिल को कैसे परिष्कृत किया जाता है, और वह यहां आकर सिर्फ अपना विनाश चाहता। ये आदमी सच में एक राक्षस है। ऐसा लगता है कि कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। गौतमी एक घमंडी और अभिमानी व्यक्ति भी है। वो हमेशा कुछ हद तक समर्पण करने को तैयार नहीं होती थी। न जाने क्यों वो बाद में पहाड़ पर होने वाली किसी स्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक चांदनी रात में हल्की हवा के झोंके ने पत्तियों को सरसराहट से भर दिया, क्योंकि 2 आकृतियां धीरे धीरे अनंत शिखर की ओर बढ़ रही थी। यदि भी राक्षसी जानवरों में मनुष्यों की तुलना में अधिक जीवन शक्ति होती है, लेकिन वे अथक नहीं होते। अभी आधी रात थी और ज्यादातर लोग थके हुए थे। लंबे हाथ वाला पथरीला बंदरों ने आराम करने के लिए पहाड़ की ओर वापस चले गए थे। ये स्वाभाविक रूप से दिन के समय की तरह नहीं होगा, जहां बंदरों की छायाएं बहुत होती है। मानव मार्शल कलाकारों की रात में देखने की क्षमताएं बहुत मजबूत थी। भले ही उनके पास दिन के समय की तरह समान रेंज नहीं थी, नहीं ये उतना स्पष्ट था, फिर भी एक छोटे दायरे में चीजों को देखना कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा क्षेत्र में वृद्धि के साथ मार्शल कलाकारों के शरीर के प्रति सार ऊर्जा के परिवर्तन भी अधिक हो जाएंगे। मानव मार्शल कलाकारों की रात में देखने की क्षमताएं लगातार मजबूत होती जाएंगी। गौतमी और आरव लंबे हाथ वाला पथरीला बानर को सचेत करने के डर से बिना किसी जल्दबाजी के पहाड़ की ओर चले गए। अंतहीन शिखर बहुत बड़ा है। हम क्रिम्सन सोल ग्रास को कहां ढूंढेंगे? गौतमी ने अचानक अपनी आवाज प्रसारित की और पूछा। मुख्य अंतहीन शिखर। आरव ने केवल 3 शब्द कहे। क्या? मुख्य अंतहीन शिखर? उस बानर राजा के मुख्य अंतहीन शिखर पर होने की बहुत अधिक संभावना है। सीनियर, तुम बेहद परेशान करने वाले में से हो। क्या तुम्हें पता है इस अंतहीन शिखर को क्रिम्सन शिखर भी क्यों कहा जाता है? औषधीय जड़ी बूटी को क्रिम्सन सोल ग्रास क्यों कहा जाता है? कृपया अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? आरव ने झुंझलाते हुए कहा। इस महिला के पास हर छोटी छोटी बात पर हंगामा मचाने के अलावा कोई काम नहीं था। असभ्य होना वाकई डरावना था। गौतमी को अभी भी उस खाली चेहरे पर देखकर आरव केवल इतना ही समझा सका। इस जगह को क्रिम्सन शिखर इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिखर पर मिट्टी का रंग लाल है। इस तरह की मिट्टी को क्रिम्सन जियांग मिट्टी कहा जाता है, जो उन बहुत कम मिट्टी में से एक है जो क्रिम्सन सोल ग्रास को जन्म दे सकती है। हालांकि इस अनंत शिखर पर क्रिम्सन जियांग मिट्टी की मात्रा भी बहुत ज्यादा नहीं है। शिखर पर बस एक छोटा सा टुकड़ा है। इसलिए क्रिम्सन सोल ग्रास प्राप्त करने के लिए हमें शिखर पर जाना होगा। गौतमी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये आरव तो बस एक डिक्शनरी की तरह था। उसे सब कुछ पता था। केवल वही इतना व्यापक और गहन ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही इस असीम शिखर में घुसने की हिम्मत कर सकता था, है ना? क्या होगा अगर हम शिखर पर बंदर राजा से टकरा गए तो क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? गौतमी, जो आरव के अधीन थी, अचानक अपनी गति में काफी कमजोर महसूस कर रही थी। मुझे कैसे पता चलेगा? अगर हम वाकई उसके सामने आ गए तो बस सब कुछ छोड़कर भाग जाना। जहां तक हम भाग सकते हैं, यह हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। खैर, यह मेरा मामला है
आपको इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों नहीं रुकती? आरव ने बहुत गैरजिम्मेदाराना ढंग से कहा। बिल्कुल नहीं। मैंने चाची से आपकी रक्षा करने का वादा किया था। मैं आपको अकेले जोखिम उठाते हुए नहीं देख सकती। गौतमी इस मामले में बहुत दृढ़ थी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर अप्रेंटिस बहन। अगर हम वाकई बानर राजा से टकराते हैं तो सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर जैसी महान सुंदरी का मेरे साथ येलो स्प्रिंग्स में जाना भी एक खूबसूरत बात है, आरव ने हंसते हुए कहा। गौतमी को अचानक लगा कि वो ठगी गई है, लेकिन उसके मुंह से शब्द पहले ही निकल चुके थे, इसलिए वो उन्हें वापस नहीं लेना चाहती थी। उसने आरव की तरफ आंखें घुमाई और कहा, बस बकवास, जल्दी से जाओ। लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर को सचेत करने के डर से दोनों बहुत धीरे धीरे चले। केवल 2 घंटे के बाद वे धीरे धीरे डर के साथ, लेकिन बिना किसी खतरे के शिखर तक पहुंच गए। शिखर एक खुली जगह थी। लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर ने पहले ही इसे साफ कर दिया था। शिखर पर पहुंचने पर दोनों ने देखा, कई लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर ने रात्रि प्रहरा दे रहे थे, और उनके शरीर से निकलने वाली आभा को देखकर उनमें से कुछ तो बंदर सेनापति भी थे। ऐसा लग रहा था कि बंदर राजा निश्चित रूप से इस शिखर पर है। इतने सारे लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर, क्या करे? गौतमी ने बेचैनी से पूछा। आरव ने खुले मैदान में नजर घुमाई और अपनी आवाज में कहा, दूरी पर वो छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, वहां ऊपर एक गुफा है। अगर मेरी अटकल सही है तो बंदर राजा उस गुफा के अंदर ही होंगे। पूरे शिखर में सबसे मोटी क्रिम्सन जियांग मिट्टी वाली जगह उस छोटी सी पहाड़ी पर है। क्रिम्सन सोल ग्रास वहां ही होना चाहिए। क्या यह बहुत खतरनाक नहीं है? अभी हम शिखर पर हैं। जिस क्षण बंदर राजा हमें खोज लेंगे तब हमारे पास भागने का मौका भी नहीं होगा। गौतमी ने चिंतित होकर कहा, हां, यह वाकई काफी खतरनाक है, लेकिन मुझे जाना है, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो। क्रिम्सन सोल ग्रास के बिना नंदिनी निश्चित रूप से ठीक नहीं हो पाएगी। आरव को एक नौकरानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालते देख गौतमी भी बहुत भावुक हो गई। ऐसा स्नेही और वफादार आदमी वाकई इस दुनिया में बहुत कम है। आमतौर पर आरव बेशर्म और बेपरवाह नजर आता था, लेकिन जब आखिरी समय आया तो वह बहुत भरोसेमंद साबित हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए? गौतमी ने अपनी घबराहट को दूर रखा और आरव के साथ मिलकर क्रिम्सन सोल ग्रास की फसल काटने का संकल्प लिया। आरव ने कुछ देर तक देखा और फिर कहा, क्या तुमने देखा है कि उस छोटी पहाड़ी के आसपास कोई भी लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर गश्त नहीं कर रहा है? गौतमी ने उस छोटी पहाड़ी की ओर देखा और पाया कि सच में ऐसा ही था। छोटी पहाड़ी के पीछे एक चट्टान है। हम वहां चक्कर लगाएंगे और चट्टान पर चढ़ेंगे। जब तक हम बंदर राजा को चौंका नहीं देते तब तक हमारे बच निकलने की संभावना अभी भी बहुत ज्यादा है, आरव ने कहा। क्या यह काम कर सकता है? अगर हम चट्टान से चढ़ रहे हैं तो हमें उस गुफा से होकर गुजरना होगा। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। इस समय हम केवल अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं। जल्द ही दिन निकल आएगा। एक बार भोर हो जाने पर हमारे पास और भी कम मौका होगा। आरव ने अपना मन बना लिया। गौतमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, बाद में तुम जाकर क्रिम्सन सोल ग्रास को खोजो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। फिर आरव और गौतमी ने रात की गश्त से बचते हुए लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर का चक्कर लगाया और चट्टान क्षेत्र की ओर चक्कर लगाया। यह चट्टान जमीन से लगभग लंबवत थी। चट्टान के शीर्ष से उस स्थान तक की दूरी जहां वो और आरव खड़े थे 1000 फीट ऊंची थी। आरव, ये चट्टान बहुत ऊंची है, क्या तुम इसे पार कर सकते हो? गौतमी ने चिंतित होकर आरव से पूछा। ऊंचाई पर चढ़ना समतल जमीन पर गति तकनीकों का उपयोग करने से पूरी तरह से अलग था। जब कोई ऊंचाई पर चढ़ रहा होता था तो उसे पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण को हटाना पड़ता था। गति तकनीकों का उपयोग करना मार्शल कलाकारों पर बहुत बड़ा बोझ था। आखिरकार भले ही वे क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार हों, वे भी आसमान में नहीं उड़ सकते थे। आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के पास अभी भी लाभ था, लेकिन सारक्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए 1000 फीट की चट्टान पर चढ़ना व्यावहारिक रूप से असंभव था। सबसे पहले सारक्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की सार ऊर्जा
1000 फीट की दूरी की खपत को सहन नहीं कर सकती थी। दूसरी बात, तेवन की हरकतें मार्शल कलाकारों को 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करने के लिए अपर्याप्त थी। क्या आप इसे कर सकते हैं का क्या मतलब है? उस प्रश्न चिन्ह को हटा दें। बेशक मैं कर सकता हूं, आरव ने बिना किसी परवाह के कहा। लेकिन चट्टान की चोटी यहां से पूरे 1000 फीट दूर है। क्या यह सिर्फ 1000 फीट नहीं है? आप पहले जाए, सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, मैं पीछे आऊंगा। हम पहले से ही यहां हैं। मैं सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर को नीचे घसीटता नहीं रह सकता, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहे आरव ने यह कैसे भी कहा हो, ऐसा लग रहा था कि वो प्रभावशाली दिखने के लिए अपनी क्षमता से परे जा रहा था। अगर वो आधे रास्ते पर चढ़ता और गिर जाता क्योंकि उसकी सार ऊर्जा उसे सहारा देने में असमर्थ थी, तो ये मजेदार नहीं होगा। ये चट्टान जमीन से पूरे 1000 फीट दूर थी। एक भी गलत कदम और उसकी जान जाने की गारंटी होगी। वास्तव में कोई समस्या नहीं है? गौतमी ने संदेह से पूछा। बेशक कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर को कब निराश किया है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। गौतमी ने इस बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था कि आरव वाकई एक संकी है, और ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो पहले न कर सके। ठीक है, तो मैं पहले कदम उठाऊंगी। गौतमी ने सिर हिलाया और वो हल्के से दबे पांव चट्टान पर उछलती हुई चली गई। गौतमी का शरीर निगल की तरह हल्का था। वो खड़ी चट्टान जो पहुंच से परे लग रही थी, उसके लिए समतल जमीन पर चलने के समान थी। उसकी हरकत की तकनीक उच्च श्रेणी की तकनीक थी। आध्यात्मिक निगल नृत्य, ये मूल रूप से अपनी हल्की, सुंदर हरकत और गति के लिए प्रसिद्ध थी। ये इस चट्टान पर चढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त थी। केवल ये देखने के लिए कि वो या तो दबे पांव चलती है या कभी कभी अपनी तलवार की म्यान से चट्टान पर हल्के से टैप करती है। उसका पूरा शरीर अत्यधिक गति से चट्टान पर चढ़ गया और पलक झपकते ही वो 200 फीट से अधिक दूरी पार कर गई। हालांकि गौतमी जितनी ऊंचाई पर चढ़ती, उसका दिल उतना ही नीचे गिरता, क्योंकि वो आरव की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रही थी। गौतमी को अपने नीचे से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। क्या आरव अभी तक नहीं हिला, या वह पहले ही गिर गया था? गौतमी वाकई अपना सिर नीचे झुकाकर देखना चाहती थी कि आरव वहां है या नहीं, लेकिन चट्टान पर चढ़ना भी उसके लिए आसान काम नहीं था। उसके पास झुककर आरव को देखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा कैसे हो सकती थी? अगर आरव अभी तक नहीं हिला था, तो क्या यह हो सकता है कि वो जानबूझकर उसके साथ खेल रहा था? असंभव। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आरव इस हद तक ऊब जाए। क्या वह पहले ही गिर गया था? लेकिन बिना कोई आवाज किए, जितनी ज्यादा उसकी कल्पनाएं बेकाबू होती गई, गौतमी उतनी ही ज्यादा बेचैन होती गई। उसकी हरकतें भी कुछ हद तक अनियमित होती गई। जब गौतमी बेचैन थी, तो उसके पैर फिसल गए और उसने सहारा नहीं दिया। पलक झपकते ही गौतमी का शरीर तेजी से नीचे गिर गया। सावधान, सीनियर अप्रेंटिस बहन। तभी गौतमी को अचानक आध्यात्मिक आवाज सुनाई दी। ये आरव की आवाज थी। पता चला कि आरव वास्तव में उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन अभी गौतमी के पास पहले से ही ताकत उधार लेने के लिए कोई जगह नहीं थी, जब तक कि वो अपनी तलवार का इस्तेमाल चट्टान में घुसाने के लिए न करता। लेकिन इस तरह तलवार और चट्टान के टकराव से निश्चित रूप से कान फाड़ने वाली आवाज निकलेगी। लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर से भरा पूरा पहाड़ घबरा जाएगा। भले ही वे चट्टान पर चढ़ भी जाए, लेकिन वे मौत से बच नहीं पाएंगे। इसलिए एक पल में गौतमी ने खुद को बचाने की कोशिश छोड़ दी और खुद को चट्टान से नीचे गिरने दिया। उसने मरने से पहले आरव को देखने का फैसला किया। उसके मरने के बाद शायद अब कोई भी उसके साथ लगातार झगड़ा नहीं करेगा। हालांकि वो आरव को देखने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जब वो लगभग 20 फीट नीचे फिसली थी, तो उसने महसूस किया कि उसके कमर के चारों तरफ एक हथेली हल्के से सहारा दे रही है। ये वो सहारा था जिसने उसके शरीर को एक बार फिर से सही रास्ते पर वापस जाने में मदद की। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, आप पहले ऊपर जाएं। मैं उसके बाद आता हूं। लगभग उसी समय आरव ने अपनी आवाज भेजी। गौतमी जानती थी कि यह आरव ही था जो उसे बचा रहा था। लेकिन इतना प्रभाव झेलने के बाद
क्या आरव अभी भी बच सकता था? वो हवा की आवाज भी सुन सकती थी जब आरव तेजी से नीचे उतर रहा था। न जाने क्यों गौतमी को अभी रोने का आवेग हुआ। फिर भी वो जानती थी कि वो इस मौके को बर्बाद नहीं कर सकती थी जिसे आरव ने बदलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। इसलिए उसके पैर की उंगलियां नीचे की ओर टैप की, आध्यात्मिक निगल नृत्य को निष्पादित करने के लिए गति का उपयोग करते हुए, और तेजी से चट्टान पर चढ़ गई। लेकिन उस समय गौतमी ने महसूस किया कि जब उसने पैर की उंगली से पत्थर पर प्रेशर दे रही थी, उसने थोड़ी सी प्रेशर आरव के कंधे पर दे दिया। ये पता चलने के बाद वह घबरा गई। फिर भी गौतमी ने अपने सिर में सभी विचारों को बलपूर्वक भगा दिया और अपने दिमाग को चट्टान पर चढ़ने पर केंद्रित किया। गौतमी ने अपने विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया। इस 1000 फीट की चट्टान पर चढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ ही देर में गौतमी ने चट्टान की चोटी देखी। उसके पैर की उंगली ने आखिरी बार चट्टान पर टैप किया और उसका पूरा शरीर निगल की तरह चट्टान पर उड़ गया। लेकिन इस समय गौतमी को चट्टान पर विजय प्राप्त करने की थोड़ी भी खुशी नहीं थी। वो जमीन पर गिर गई। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई चाकू घुस रहा हो। गौतमी, ये सब तुम्हारा दोष है। तुमने आरव को मरने के लिए मजबूर किया। गौतमी ने हल्के से रोया, लेकिन कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया क्योंकि वो वहां ऐंठन कर रही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले और हवा के साथ चट्टान से नीचे बह गए। गौतमी, जिसे मर जाना चाहिए था वो तुम थी। तुम अभी भी जीवित क्यों हो? लेकिन आरव मर चुका है। गौतमी, तुम सामान्य रूप से आरव के साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर सकती थी? उसने स्पष्ट रूप से तुम्हारी बहुत मदद की, लेकिन तुम अपने अभिमान को त्याग कर धन्यवाद क्यों नहीं कह सकती थी? आरव, मुझे खेद है, खेद है, खेद है। गौतमी अपने दिल में खुद को दोषी ठहराती रही, लेकिन वो जानती थी कि आरव कभी नहीं सुनेगा। हालांकि आरव की आवाज पहले ही प्रसारित हो गई थी कि वो तुरंत बाद आएगा। गौतमी जानती थी कि आरव ने निश्चित रूप से उसे सांत्वना देने के लिए ऐसा कहा था। चट्टान से नीचे गिरने के प्रभाव में आरव के बचने की कोई संभावना नहीं थी। अपनी चौथी स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र शक्ति और उच्च श्रेणी की टियर 2 आंदोलन तकनीक के साथ भी उन परिस्थितियों में जीवित रहना असंभव था। आरव तो और भी अधिक असंभव था, जो अभी भी 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में था। गौतमी जानती थी कि आरव का इंस्टेंट फ्लैश पहले से ही बहुत गहरे स्तर तक प्रशिक्षित था, लेकिन वो फिर भी एक टियर 1 मूवमेंट तकनीक थी। इतनी बड़ी प्रभाव शक्ति को नकारना कैसे संभव था? मुझे माफ करना आरव, मैं नहीं मरूंगी। मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी करने जा रही हूं। जेड में क्रिम्सन सोल ग्रास और दूसरी जड़ी बूटियां ढूंढने जा रही हूं। मैं श्यामनगर राज्य में वापस जाऊंगी और शाही किमियागर चाचा से नंदिनी को एसेंश यांग पिल को परिष्कृत करने में मदद करने का अनुरोध करूंगी। अगर शाही किमियागर इसे परिष्कृत नहीं कर पाते हैं तो मैं और भी अद्भुत किमियागरों की तलाश में बाहर जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं नंदिनी को जीवित रखने का कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगी। गौतमी ने मन ही मन कसम खाई। बात खत्म करते हुए गौतमी ने अपनी आत्मा को जोर से जगाया और क्रिम्सन सोल ग्रास की तलाश करने के लिए खड़ी हो गई। गौतमी ने काली चट्टान को देखा और उसके आंसू एक बार फिर बेकाबू होकर बहने लगे। अलविदा आरव, मन ही मन ये कहते हुए गौतमी पलटी और जाने को तैयार हो गई। लेकिन तभी गौतमी को अचानक चट्टान के नीचे से तेज हवा की आवाज आती सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज हिल रही हो। नहीं, ये कैसे संभव है? क्या ये भ्रम हो सकता है? गौतमी को लगा कि उसने अभी अभी एक अस्पष्ट सी आवाज सुनी है। ये भ्रम होना चाहिए, क्योंकि आरव के बचने की संभावना वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन अगर ये भ्रम है तो आवाज तेज क्यों हो रही है? क्या ये हो सकता है? गौतमी के पूरी तरह से हतप्रभ रह जाने के बाद एक आकृति काली चट्टान से तेजी से ऊपर आई। उस आकृति को देखकर गौतमी वही दंग रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो ठीक है, वो वाकई ठीक है, गौतमी ने अपने दिल में चिल्लाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मैं। आरव की आवाज ने सिर्फ कुछ शब्द कहे और फिर उसने देखा कि एक हल्का नीला परी उस पर झपट पड़ा और उसे गले लगा लिया। वो हल्की सुगंध
उसकी नाक में घुस गई, जिसने अनजाने में आरव के दिमाग को हिला दिया। आरव, तुम वाकई ठीक हो। बहुत बढ़िया, ये वाकई बहुत बढ़िया है। गौतमी ने चुपचाप अपने आंसू बहाते हुए कहा। सुंदरता को अपने आलिंगन में समेटने का ये एहसास वाकई कुछ ऐसा है जिसकी चाहत हर पुरुष को होती है। हालांकि ये स्नेह में डूबे रहने का समय नहीं था। उन्हें जल्दी से क्रिम्सन सोल ग्रास की तलाश करनी थी। गौतमी ने भी उसकी बेचैनी को साफ तौर पर देखा और जल्दी से आरव को छोड़ दिया। उसने अपने सालों के कोने से आंसू पोंछे और कहा, तुम गलत मत समझो, मैंने सोचा कि तुम मुझे बचाने की वजह से मर गए, इसलिए मैं ऐसी थी। आरव दंग रह गई और तुरंत मुस्कुराने लगी। अभी क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, मैं थक गई हूं। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर क्रिम्सन सोल ग्रास की तलाश करते हैं। आरव की हालत इस समय ठीक नहीं थी। उसकी सार ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अगर यह तथ्य न होता कि उसकी सार ऊर्जा की मोटाई उसी श्रेणी के लोगों से बहुत अधिक थी, तो सबसे अधिक संभावना है कि वो गिरकर मर गया होता। दोनों का खर्च मामूली नहीं था। उन्होंने एक एक औषधीय गोली खाई और कुछ समय के लिए समायोजित किया, फिर कुछ ताकत हासिल की। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, खोने का समय नहीं है। चलो जल्दी करो और क्रिम्सन सोल ग्रास की तलाश करो। हाँ, चलो। समाप्त करने के बाद जोड़ी एक दूसरे के बगल में उतरी। रास्ते में गौतमी अपेक्षाकृत चुप थी, हमेशा से अलग, उल्लेखनीय रूप से। आरव, तुम कैसे ऊपर आए? मेरा मतलब ये नहीं था। फिर भी गौतमी ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वो बस अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाई। सिवाय इसके कि सवाल पूछते समय उसका रवैया हमेशा से बिल्कुल अलग था, बल्कि एक छोटी पत्नी की तरह। आरव को पता था कि गौतमी अभी भी असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि सीनियर अप्रेंटिस बहन का यह मतलब नहीं था, लेकिन मैं हैरान हूं, सीनियर अप्रेंटिस बहन कैसे लड़खड़ा गई? गौतमी का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी से कहा, दरअसल मुझे लगा कि तुम साथ नहीं दे पाओगे, इसलिए। गौतमी की यह बात सुनने के बाद ही आरव को एहसास हुआ तो उसने वास्तव में ऐसी गलती की क्योंकि वो उसके बारे में चिंतित थी। शुरू में उसे भी ये अजीब लगा। गौतमी के सामर्थ्य के साथ ऐसी गलती करना असंभव होना चाहिए था। आरव को अपने दिल में छू गया। अतीत में गौतमी के प्रति उसकी बुरी धारणा भी काफी हद तक खत्म हो गई। तो सीनियर अप्रेंटिस बहन ने सोचा कि मैं गिर गया। सीनियर अप्रेंटिस बहन मुझे बहुत नीची नजर से देखती है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये बस है। सीनियर अप्रेंटिस बहन ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरे गुरु इतने अद्भुत हैं। मेरे लिए कुछ प्रभावशाली मूवमेंट तकनीकें न छोड़ना कैसे संभव हो सकता है? जब मैं सिबेश सा से जूझ रहा था तो मुझे पहले से ही महसूस हो रहा था कि इंस्टेंट फ्लैश में कमी थी। 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मेरी सार ऊर्जा पहले से ही टियर 2 मार्शल आर्ट तकनीक को विकसित करने की सामर्थ्य दे दी थी। मुझे स्वाभाविक रूप से इस कमजोरी को पूरा करना होगा, आरव ने समझाया। गौतमी को अचानक ज्ञान हो गया। तो ये मामला है। मैंने आपको पहले कभी अन्य मूवमेंट तकनीकों का उपयोग करते नहीं देखा, इसलिए। हाँ, मैं समझता हूं। धन्यवाद सीनियर अप्रेंटिस बहन। यह धन्यवाद आरव की ओर से ईमानदारी से आया था। हालांकि गौतमी की गलती ने आरव को काफी परेशानी दी और यहां तक कि उसकी जान लगभग चली गई थी, लेकिन यह उसके प्रति चिंता से उत्पन्न हुआ। वास्तव में आरव द्वारा विकसित नई मूवमेंट तकनीक टियर 2 मूवमेंट मार्शल तकनीक नहीं थी। आरव के पास वास्तव में इतनी कम श्रेणी की मूवमेंट मार्शल तकनीक नहीं थी। हालांकि उनकी सार ऊर्जा टियर 2 मार्शल तकनीकों को विकसित करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी। आरव को स्वाभाविक रूप से अपनी मूवमेंट तकनीक के लिए क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। उसने जिस आंदोलन तकनीक की साधना की उसका नाम शटरिंग स्पेस था। इस आंदोलन तकनीक किसी एक ही स्तर में ही बाउंड नहीं थी। अपना साधना क्षेत्र में उन्नति होने के साथ साथ एक मार्शल कलाकार एक के बाद एक इसकी स्तर को भी अनलॉक कर सकता है। जैसे कि आत्मा संघनन क्षेत्र में कोई व्यक्ति शटरिंग स्पेस के पहले स्तर की साधना कर सकता था। आरव की सार ऊर्जा की मोटाई पहले से ही आधे चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र से कम नहीं थी।
हालांकि इस सीमा तक पहुंचने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। यदि भी आरव ने जिस कौशल का चयन इतनी समझदारी से किया था वो केवल पहले स्तर पर था, लेकिन इसकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। हालांकि ये केवल प्रवेश चरण था, लेकिन आरव के लिए गौतमी के साथ बने रहना कोई समस्या नहीं थी। वास्तव में आरव अभी गौतमी के समान गति बनाए हुए था, न बहुत तेज और न ही बहुत धीमी। इसलिए गौतमी उसकी उपस्थिति को नहीं पहचान सका, सिवाय इसके कि आरव को उम्मीद नहीं थी कि गौतमी वास्तव में इस वजह से गलत समझेगा और लगभग फिसलकर चट्टान से नीचे गिर जाएगा। दोनों ने दूर से ही उस गुफा को नजरअंदाज कर दिया और ऊपर से नीचे तक क्रिम्सन सोल ग्रास के निशान ढूंढने लगे। रात में नजर की सीमा बहुत सीमित होने के कारण दोनों ने बहुत सावधानी से खोज की, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें क्रिम्सन सोल ग्रास का कोई निशान नहीं मिला। दोनों ने करीब 2 घंटे बिताए और पूरी पहाड़ी को छान मारा, लेकिन फिर भी उन्हें क्रिम्सन सोल ग्रास नहीं मिला। आरव, क्या तुम्हें लगता है कि क्रिम्सन सोल ग्रास? गौतमी ने उस गुफा की ओर देखते हुए अपनी आवाज में कहा। अभी तक सिर्फ उस क्षेत्र की खोज नहीं हुई थी जहां गुफा स्थित थी। अगर इस पहाड़ी की चोटी पर क्रिम्सन सोल ग्रास थे तो वे सिर्फ वही हो सकते थे, और अभी भोर होने वाली थी। अगर वे अभी भी क्रिम्सन सोल ग्रास नहीं ढूंढ पाए तो दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। आरव ने आह भरी और कहा, 80% संभावना है कि ये उसी क्षेत्र में हो। लगता है हमें अभी भी वहां जाना ही पड़ेगा। यहां मेरा इंतजार करो सीनियर अप्रेंटिस बहन, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। गौतमी कैसे मान सकती थी? उसने जिद करते हुए कहा, नहीं, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम साथ चलेंगे। मैंने चाची से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें अकेले जोखिम उठाने कैसे दे सकता हूं? आरव उसे मना नहीं सका, इसलिए वो सिर्फ इतना ही कह सका, ठीक है, लेकिन जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो तुरंत भाग जाना। गौतमी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे गुफा के आसपास की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वे दोनों धीरे धीरे गुफा के करीब पहुंचते गए, उन्हें गुफा के अंदर से एक शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ। जल्दी से देखो आरव, क्या ये क्रिम्सन सोल ग्रास नहीं है? गौतमी को अचानक कुछ पता चला और उसने जल्दी से आरव को खींच लिया। आरव ने उस ओर देखा जहां गौतमी इशारा कर रहा था, और जैसा कि अपेक्षित था, उसने लाल रंग की दांतेदार किनारों वाली छोटी घास के कई डंठल देखे। अगर वो क्रिम्सन सोल ग्रास नहीं था तो क्या था? कई कठिनाइयों से गुजरने और क्रिम्सन सोल ग्रास को खोजने के बाद अपने दिल की तरह शांत पानी वाले आरव भी अभी काफी उत्साहित था। भले ही उसने क्रिम्सन समिट रिज के लिए इतनी सारी चीजें कड़ी मेहनत से तैयार की हों, लेकिन उसने बहुत बड़ा जोखिम भी उठाया। आरव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सिर्फ एक सार क्यूई क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था। स्वाभाविक रूप से उन जोखिमों का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी जो उसने 2 राक्षसी जानवरों और यहां तक कि 3 राक्षसी जानवरों के जोड़े का सामना करते समय उठाया था। आरव ने एक गहरी सांस ली और गौतमी से कहा, मैं जाकर क्रिम्सन सोल ग्रास के उन डंठलों को वापस लाऊंगा। मेरा काम पूरा होने के बाद हम यहां से अधिकतम गति से निकल जाएंगे। बात समाप्त करते हुए आरव ने अपने पहले स्तर के शैटरिंग स्पेस को पूरी तरह से निष्पादित किया और क्रिम्सन सोल ग्रास की ओर टिमटिमाते हुए एक आफ्टरइमेज में बदल गया। हाउल, हाउल! तभी कई वानरों की चीखें सुनाई दी। आरव और गौतमी का रंग एक ही समय में काफी बदल गया। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? क्या आरव बिना किसी परेशानी के अंतहीन शिखर से बच के जा सकता है? क्या लगता है आपको? ये सारे सवालों के जवाब चलिए सुनते हैं अगले वीडियो में।